प्रकाश नगर नाम के गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी बीवी और लड़का नरेश के साथ रहता था। हरिया गरीब था, लेकिन उसका लड़का नरेश निहायत ही बेशर्म और नाकारा था। वह सिर्फ कॉलेज में मस्ती करने के लिए जाता था और हर वक्त अपने माँ बाप से फालतू खर्च करने के लिए पैसे मांगता रहता था। उसके माँ बाप उसे काम करने के लिए समझाते समझाते थक गए थे, लेकिन नरेश सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन नरेश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे कुछ रुपए चाहिए। किस लिए रुपए चाहिए बेटा? मुझे कुछ काम है पिताजी। कैसा काम बेटा, जरा मुझे भी बताओ। अरे पिताजी, अब हर बात आपको बताता रहूं? हाँ, अब बस सवाल मत पूछिए, पैसे दीजिए बस। ना चाहते हुए भी नरेश के पिताजी को उसे पैसे देने पड़ते हैं। नरेश वो पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके खर्च कर देता है। फिर एक दिन नरेश और उसके दोस्त बाजार से एक मोबाइल की दुकान से आगे जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ है। नरेश का एक दोस्त बिरजू, अरे नरेश, देख रहा है, नया मोबाइल लॉन्च हुआ है मार्केट में। बड़ा ही अच्छा दिख रहा है। ये मोबाइल अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। आय हाय, क्या कहते हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही खरीद लूंगा। शाम को ही नरेश अपने माँ बाप के पास जाकर कहता है, पिताजी, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, कुछ काम है। अरे बाप रे, इतने रुपए किस लिए चाहिए बेटा? मुझे लेटेस्ट मोबाइल लेना है पिताजी, जिसमें लेटेस्ट फीचर्स हैं। लेकिन इतने रुपए का मोबाइल लेना जरूरी है क्या? इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। अरे क्या पिताजी, आपका एक ही बेटा हूं मैं, और इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते हो आप? ठीक है बेटा, मैं कल सुबह तुम्हें रुपए देता हूं। नरेश वहां से चला जाता है, लेकिन ये बात सुनकर उसकी माँ पिताजी से कहती है, अजी सुनिए, इतने रुपए तो हमारे पास नहीं है, फिर कहाँ से देंगे आप नरेश को? कल गांव के जमींदार से उधार ले लूंगा। दूसरे दिन पिताजी गांव के जमींदार के पास जाते हैं और 50,000 रुपए उधार लेकर नरेश को दे देते हैं। तभी नरेश जाकर नया मोबाइल खरीद लेता है और मोबाइल से सेल्फी निकालता रहता है। तभी उसके दोस्त वहां आते हैं। अरे नरेश, क्या बात है, नया मोबाइल, वाह यार, मजे है तुम्हारी तो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कॉलेज जाते वक्त बिरजू नरेश से कहता है, अरे नरेश, ये कॉलेज को पैदल जाने से बड़ा परेशान हूँ यार। तुम्हें नहीं लगता कि एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए तुम्हारे पास? हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। सब तो है मेरे पास, बस एक मोटरसाइकिल नहीं है। हाँ जी, पिताजी से इस बारे में बात करता हूँ। नरेश शाम को घर जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो रही है, ये आखिरी साल है। मैं सोच रहा हूँ कि अब कोई नौकरी कर लूँ, लेकिन जॉब खोजने के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए। उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। पिताजी और माँ ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा अब नौकरी करने की अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। इसीलिए पिताजी दूसरे दिन ही गांव के जमींदार से और कर्जा लेकर आते हैं और नरेश को मोटरसाइकिल दिलाते हैं। लेकिन नरेश उस मोटरसाइकिल से घूमकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करता है और जब भी पिताजी नौकरी के बारे में पूछते, नरेश बात को टाल देता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव का जमींदार कर्जा वापस मांगने उनके घर आता है। देखो अरिया, तुमने मुझसे 1,50,000 रुपए का कर्जा लिया है, जिसका असल तो तुमने वापस दिया नहीं, लेकिन ब्याज भी नहीं दिया। अगर 1 महीने के भीतर मेरा रुपया मुझे नहीं मिला तो तुम सबको इस घर को खाली करना पड़ेगा। नरेश ये बात सुनता है और वो अपने पिताजी से पूछता है, अरे पिताजी, आपने कौन सा कर्जा लिया जमींदार से? अरे बेटा, जो तुम्हारा मोबाइल है, नई मोटरसाइकिल आई है, वो कहां से आई बेटा? उसके लिए पैसा कहां से आया? ये जमींदार से कर्ज लेकर ही तो आया है। हे भगवान, अब मैं एक कर्ज कैसे चुकाऊंगा? नरेश ये बातें सुनकर बड़ा दुखी होता है। वो तभी एक छोटा सा रिक्शा बनाकर अपनी मोटरसाइकिल से जोड़ देता है और गांव में मिनी रिक्शा के जैसे चलाता है और रोज अपने पिताजी को मिले हुए रुपए देता है। नरेश के दोस्त उस पर हंसते हैं, लेकिन नरेश किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है और अपना मिनी रिक्शा ईमानदारी से चलाता है और कुछ ही दिनों में थोड़े थोड़े करके जमींदार का पैसा चुका देता है। नरेश अपने माँ बाप से कहता है, मुझे माफ कीजिए पिताजी, मैंने अपना कीमती वक्त बर्बाद किया, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। नहीं बेटा, अब तुम जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हो। ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा,
तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। कुछ ही दिनों में वो एक एक करके काफी सारे मिनी रिक्शा खरीद लेता है और उसे चलाने के लिए गांव से लोगों को नौकरी भी देता है और जल्दी अपनी खुद की रिक्शा सर्विस आसपास के शहर और गांव के लिए भी शुरू करता है। गुड़गांव नाम के गांव में नारायण नाम का एक आदमी रहता था। वो रोज जंगल में जाके लकड़ियां काटता था और उसे बाजार में बेचता था। उससे मिलने वाले पैसे से वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। ऐसे ही एक दिन नारायण जंगल में जाता है और एक पेड़ को काटने लगता है। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो कुल्हाड़ी टूट गई। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरी कुल्हाड़ी वापस जोड़ दो भगवान। रोते हुए वो इस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी हवा में है और धीरे धीरे जुड़ रही है। नारायण ये सब देखता ही रहता है और कुल्हाड़ी उसके सामने जुड़ जाती है। लेकिन ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और कहता है, कौन है? क्या कोई भूत है क्या? अरे बाप रे, भूत भूत भूत! देखते ही देखते नारायण बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और उसे एक आवाज आती है, उठो बालक, इतना डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। कौन है? कौन बोला? कौन है यहाँ पे? नारायण उठकर पेड़ के आगे पीछे और आजू बाजू देखता है, लेकिन उसे कोई और नहीं दिखता। तो वो फिर नीचे बैठ जाता है। तभी नारायण को फिर से आवाज, डरो मत मित्र, तुम मेरे पास ही बैठे हो, मेरी छांव के नीचे। नारायण फिर से उठकर देखता है और बोलता है, अरे कौन है? ऐसे छुप छुप कर क्यों बात कर रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? अरे मित्र, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। तुम अभी जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पेड़ भी भला बात कर सकता है क्या? मैं एक विशेष पेड़ हूं मित्र। भगवान ने मुझे जादुई वरदान दिया है, इसीलिए मैं बात कर सकता हूं। यह देखकर नारायण उस पेड़ के पास बैठ जाता है और बोलता है, हे जादुई वृक्ष, मैं गरीब आदमी हूं। रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूं और अपने परिवार का पेट पालता हूं। लेकिन आज मेरी ये कुल्हाड़ी टूट गई, लेकिन तुमने इसे जोड़ दिया। अब मैं लकड़ी काट सकता हूं। नहीं मित्र, मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी ठीक कर दी। अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम लकड़ी मत काटो। ये क्या कह रहे हो वृक्ष? अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? तुम नाराज मत हो मित्र, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी और शर्तें भी। जादुई वृक्ष, मैं आपकी प्रत्येक शर्त मानूंगा और हर बात भी। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो और जब भी मैं बोलूंगा तभी खोलना। ठीक है भगवान, ऐसा ही करूंगा। तुम्हारे पास लोहे की कुल्हाड़ी है, लेकिन मैं अब तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम कभी भी मुझे नहीं काटोगे। अगर गलती से तुमने मुझे काट दिया तो आज तुमने जो भी मांगा है सब गायब हो जाएगा। लेकिन हे वृक्ष, अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो लकड़ियां बेचूंगा कैसे और पैसे कहां से कमाऊंगा? इसके लिए तुम्हें रोज मेरे पास आकर उस सोने की कुल्हाड़ी को यहां रखकर पूजा करनी पड़ेगी और तुम्हें जो चाहिए होगा उसे मांगना पड़ेगा और बस वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है वृक्ष मित्र, मैं आपको वचन देता हूं। उसके बाद नारायण रोज सोने की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उस जादुई पेड़ के पास आता और जो उसे चाहिए वो ले लेता। ऐसा करते करते नारायण कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा घर का सामान और जो भी चाहिए वो सब मांग लेता है। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन नारायण जंगल में अपने मित्र वृक्ष से मिलने आता है। तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाज आती है। नारायण उनके पास छुप जाता है और उनकी बातें सुनता है। नारायण बातें सुनकर वापस अपने वृक्ष मित्र के पास आता है और कहता है, अरे मित्र, वो लोग तो डाकू हैं, किसी बैंक से रुपए लूट कर आए हैं। बाप रे, ये तो अपराध है। मैं एक काम करता हूं मित्र, मैं पुलिस की गाड़ी की आवाज निकालता हूं, तुम उन पर नजर रखना कि वो क्या करते हैं। नारायण एक झाड़ी में छुपकर उन पर नजर रखता है। तभी जादुई पेड़ पुलिस की गाड़ी की आवाज निकालता है। ये सुनकर सारे डाकू जल्दी से सारा रुपया उसी जादुई पेड़ में छुपाकर भाग जाते हैं। अरे वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया, सब डाकुओं को भगा दिया।
लेकिन अब हम क्या करेंगे? अभी तो बहुत रात हुई, अभी तुम घर जाओ, कल सुबह आना तुम। दूसरे दिन सवेरे नारायण जादुई पेड़ के पास आता है। तभी वहां पर सारे डाकू फिर से आते हुए दिखते हैं। ये देखकर नारायण पेड़ पर चढ़ता है। वो डाकू अपना छुपाया हुआ रुपया ढूंढने लग जाते हैं। जादुई पेड़ अपनी टहनी से एक डाकू को जोरदार चाटा मारता है। वो डाकू दूसरे डाकू से पूछता है, अरे तूने मुझे चाटा क्यों मारा? कमाल है, मैंने तो नहीं मारा। जादुई पेड़ फिर अपनी टहनी से दूसरे डाकू को चाटा मारता है। अबे तू मुझे क्यों मार रहा है? अरे मैंने नहीं मारा यार। जादुई पेड़ फिर से अपनी टहनी से तीसरे डाकू पर एक गाल में चाटा मारता है। ये देखकर, अरे तुम दोनों मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं नहीं, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। तो फिर यहाँ कोई भूत है जो मुझे चाटा मारेगा? ऐसा बोलते जादुई पेड़ हंसकर कहने लगता है, सही पहचाना, मैं भूत ही हूं और अब मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। ये देखकर कि एक पेड़ बात कर रहा है, तीनों डाकू भूत भूत कहकर वहां से भाग जाते हैं और जादुई पेड़ नारायण से कहता है, मित्र, अब तुम ये सारा पैसा लेकर गांव के पुलिस स्टेशन में जाओ, जो हुआ सब बताओ। नारायण ठीक वैसा ही करता है और पुलिस भी नारायण को उचित इनाम देती है। मिर्जापुर नाम का एक नगर रहता है। वहां रामलाल नाम के व्यक्ति का एक गैराज रहता है। उसी के साथ उसका एक टूर और ट्रेवल्स का बिजनेस भी होता है। उसके पास जीप, कार, मिनी बस, ऐसे कई किस्म के वाहन थे। रामलाल को एक बिरजू नाम का बेटा रहता है। बिरजू को बचपन से ही कार बहुत पसंद थी। उसका पूरा बचपन गाड़ियों के बीच में ही जाता है। इसी कारण बड़ा होने के बाद वो अपने पापा के गैराज में मदद करता है और गाड़ियों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता है। लेकिन ये बात बिरजू की माँ को पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि इसमें बिरजू अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। अजी सुनो, शांतनु को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजो, यहाँ उसका कुछ भला नहीं होगा। नहीं, उसका मन नहीं लगेगा, उसे गाड़ियों का प्रयोग बहुत पसंद है। ये बात सुनकर बिरजू की माँ बहुत परेशान हो जाती है। ये देखकर एक दिन बिरजू माँ से कहता है, माँ, आप परेशान ना होना, देखना मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा कि आपको मेरे ऊपर नाज होगा, सारे शहर में मेरा बहुत नाम होगा। लेकिन बेटा, तुम्हारे सारे दोस्त पढ़ाई के लिए बाहर चले गए और तुम हो कि इस गैराज में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। अपने दोस्तों के जैसे ही सामने की पढ़ाई के लिए तुम भी जाओ ना और कुछ अच्छा करो। मैंने बोला ना माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं जरूर कुछ बन के दिखाऊंगा, और वो भी गांव के गांव में, देख लेना आप। बेटा बिरजू, तुम माँ के लिए ज्यादा मत सोचो, बस अपने काम पर ध्यान दो। माँ है ना, इसलिए थोड़ी परेशान है। एक दिन रामलाल बाजार जाता है। तभी वो एक आदमी को ढिंडोरा पीटते हुए देखता है। वो कहता है, गांव के संगमरमर का मंदिर बढ़ते प्रदूषण के कारण पीला पड़ रहा है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो मंदिर का रंग हमेशा के लिए पीला हो जाएगा। ये ना होने के लिए सरकार ने आने वाले रविवार को एक प्रतियोगिता रखी है। जो कोई इस मुश्किल का हल निकालेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा, और अगर किसी ने हल नहीं निकाला तो गांव में जितनी भी गाड़ियां हैं उनको बंद करने का फैसला लिया जाएगा। ये सुनते ही रामलाल घर आके बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं। तभी बिरजू और उसकी माँ उनके पास आते हैं। बिरजू उनसे पूछता है, अरे पापा, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? ऐसे सदमे में क्यों बैठे हो आप? क्या हुआ जी आपको? कोई परेशानी है क्या? हमें भी बताइए ना। अरे क्या बताऊं बिरजू की माँ, अभी अभी बाजार जाकर आ रहा हूँ। वहां पर एक सरकारी आदमी ढोल लेकर ढिंडोरा पीट रहा था। गाड़ियों से निकले धुएं के कारण जो प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से गांव में जो संगमरमर का मंदिर है वो पीला पड़ रहा है। और अगर किसी ने इस मुश्किल का हल नहीं निकाला तो गांव की सारी गाड़ियों का चलना बंद करने का फैसला लिया है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो अच्छी ही बात है ना। ये तो अच्छी ही बात है ना, गांव के मंदिर के लिए सरकार कुछ तो कर रही है। नहीं नहीं माँ, बात वो नहीं है, आप समझ नहीं रही, लेकिन मैं समझ गया। तुम क्या कह रहे हो बेटा? माँ, दरअसल पापा इस वजह से परेशान हैं कि गांव की गाड़ियाँ अगर बंद हो गई तो हमारा गैराज कैसे चलेगा? कौन आएगा वहाँ पे जब गाड़ियाँ ही नहीं चलेंगी? इस वजह से पापा ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मैंने सही कहा ना पापा? हाँ बेटा, यही बात है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे गुजारा होगा अगर आमदनी नहीं होगी तो। हाय राम, ये तो मैं भूल ही गई थी। ये तो सही में परेशानी वाली बात है। नहीं नहीं माँ, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
इस मुश्किल का हल अब मुझे ही सोचना है। ऐसा बोलकर बिरजू गैराज में जाता है और 2 से 3 दिन तक गैराज में ही एक पुरानी गाड़ी पर काम करता है। वो कुछ बैटरीज को लेकर कार में फिट करता है। कार के चक्कों और इग्निशन को उन बैटरी से जोड़ता है, जिसकी वजह से कार इलेक्ट्रिक से चार्ज हो जाती है। रविवार आता है। बिरजू अपनी कार लेकर प्रतियोगिता में जाता है। वहां पर और भी कई बड़ी कारें खड़ी होती हैं और बसें भी। गांव के सरपंच आते हैं और एक एक को अपना नमूना पेश करने के लिए बोलते हैं। पहला आदमी आता है। देखिए सरपंच जी, इस कार को अगर पेट्रोल और केरोसिन मिलाकर चलाया जाए तो बहुत कम धुआं निकलेगा, जिसकी वजह से प्रदूषण कम होगा। लेकिन प्रदूषण कम होगा, पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। फिर क्या फायदा? सरपंच जी, मैंने इस कार के इंजन में कुछ बदलाव किए हैं। ये कार पेट्रोल और मीथेन मिलाकर चलेगा, जिसकी वजह से प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पेट्रोल में मिलाने के लिए जो मीथेन लगेगा वो भी तो बहुत महंगा है। उसके लिए पैसे क्या तेरे पिताजी देंगे? ये बात सुनकर सारे लोग हंसते हैं। सरपंच तीसरे आदमी के पास जाता है। इस गाड़ी को हाइड्रोजन से चलाया जा सकता है। पानी से हाइड्रोजन अलग करके जो हाइड्रोजन निकलेगा उसी कार का इंजन इस्तेमाल करेगा और गाड़ी चलेगी, जो 0% धुआं निकालेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, कमाल किया तुमने। लेकिन गांव में पहले ही पानी की समस्या चल रही है। पानी से हाइड्रोजन निकालने के चक्कर में कहीं पानी की समस्या और ना बढ़ जाए। लेकिन इस पर विचार जरूर करेंगे। सरपंच बिरजू के पास आते हैं। बिरजू कहता है, ये देखिए सरपंच जी, मेरी कार किसी भी ईंधन से नहीं चलेगी, ना पानी से, ना पेट्रोल, ना हाइड्रोजन। इसके बजाय कार को रात भर इलेक्ट्रिक से चार्ज करो, अब पूरे दिन भर चलाओ। अरे वाह वाह, ये असली बात, हमारी मुश्किल का। वाह बिरजू बेटा, आखिरकार तुमने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। इस तरह से बिरजू को प्रतियोगिता में विनर घोषित करते हैं सब। साथ ही बिरजू और उसके पापा को गांव में सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कार बनाने का ठेका भी दिया जाता है।